इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में पढ़ेंगे प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के कुछ कंडीशंस के बारे में। तो पहली कंडीशन है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में हम एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। अब इसमें दो आ गया, देखिए एस भी आ गया और ईएस भी आ गया। तो पहले हम ये समझेंगे कि एस और ईएस का प्रयोग कहाँ हमें करना है और कहाँ नहीं करना है। तो इसमें ध्यान रखोगे आप कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो ही हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस और एस का प्रयोग करना है, अन्यथा नहीं करना है। इसमें दो चीज़ें आ गई, एस और ई एस। अब ध्यान रखोगे कि कहाँ हमें एस का प्रयोग करना है और कहाँ हमें ई एस का प्रयोग करना है। तो देखिए, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यदि उसके अंत में ओ, सी एच, एस एच और एस ये आते हैं, तब तो हमें क्या लगाना है, ई एस लगाना है, अन्यथा हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। तो इसमें एक एग्जाम्पल भी बताया हुआ है, एग्जाम्पल ध्यान रखोगे आप। एग्जाम्पल में कुछ वर्ब यहाँ पर लिखी हुई है। तो पहली वर्ब है इसमें गो। अब गो में लास्ट में क्या है, ओ है, क्या लगेगा, यस लगेगा। टीच में लास्ट में क्या है, सी एच है, तो लगेगा यस लगेगा। और पुश में लास्ट में क्या है, एस एच है, तो क्या लगेगा, यस लगेगा। लेकिन ये तीनों हम यदि इसमें तीनों में हम यस लगा रहे हैं, तो ध्यान रखोगे आप कि इन तीनों वर्ब के पहले सिंगुलर सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। तो लिखा हुआ यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए इसके पहले जो तीनों वर्ब हैं, इनके पहले क्या लगा हुआ है, ही, शी और इट, और तीनों भी क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो एक बात क्लियर होगी, यानी आप वर्ब के अंत में एस और ईएस का प्रयोग समझ गए होंगे। अगला पॉइंट देखिए आप। अब अगला पॉइंट से लिखा हुआ ये है, और मैंने पहले बता भी दिया आपको, यदि सब्जेक्ट्स प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में हम एस और ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान रखना आपको ये। इसके बाद हम बात करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब काम आती है, उसका भी इसमें बहुत अहम रोल है। अब देखिए, सबसे पहले तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है कौन कौन सी है। एक तो डू है, दूसरी क्या है, डज है। अब डू का जो प्रयोग हम करेंगे, तो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, तो प्लूरल होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ साथ में जैसे आई है, उसके साथ भी डू का प्रयोग होता है। यू है, उसके साथ भी डू का प्रयोग होता है। अब इसमें डाउट वाली बात यही है कि यहाँ पर जो आई है, इसको हम यहाँ पर कहेंगे अपवाद। अब इसको यहाँ पर हम अपवाद क्यों कहेंगे, इसके पीछे रीज़न है। अब देखिए, डू का उपयोग किसके साथ में हो रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट साथ में हो रहा है। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हो रहा है, तो क्या आई प्लूरल सब्जेक्ट है, नहीं है, इसलिए हम आई को क्या मानेंगे, यहाँ पर अपवाद मानेंगे। जबकि यू को हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। फिर भी मैंने यहाँ पे यू लिखा है, एक बात क्लियर हो गई। इस प्रकार देखिए डज है। अब देखिए डू और डज में फ़र्क क्या है, फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि इस डू में यदि ईएस लगा दिया तो क्या बन गया, डज बन गया। ठीक है, तो इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है। अब चूंकि देखिए इसमें एस और एस का प्रयोग करते हैं ना वर्ब के लास्ट में, तो बस वैसा ही है कि यदि किसी सेंटेंस में डज आ जाता है, तो ध्यान रखोगे कि उस सेंटेंस में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि आप काम में ले रहे हो, तो उसके अंत में ना तो एस लगाओगे और ना ही ई एस लगाओगे, यानी दोनों ही नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेंगी, क्योंकि वाक्य में ऑलरेडी ई एस का प्रयोग हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। देखिए, डज का प्रयोग हम करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, प्लूरल प्लूरल का मतलब क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, सिंगुलर का मतलब क्या हो गया, कम हो गया। अब देखिए, डू में कितने अक्षर हैं, दो हैं, डज में कितने अक्षर हैं, चार है। अपोजिट वे में इसको याद कर लो कि कम का उपयोग किसके साथ में होता है, ज़्यादा के साथ में होता है, ज़्यादा का उपयोग किसके साथ में होता है, कम के साथ में होता है। तो ऐसे आपके याद रह जाएंगे। आपको सिर्फ याद ये रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन कौन सी है, डू और डज। अब आगे आप समझोगे, जो विशेष चीज़ आपको समझनी है वो ये है, देखिए डू और डज इन दोनों का उपयोग कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होगा, ध्यान रखोगे आप ये। डू डज का उपयोग, देखिए डू डज क्या यहाँ पर क्या मान रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब मान रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इनका उपयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी नहीं होता है, ध्यान रखोगे। और इसके आगे वाली जो क्लास में बताऊंगा मैं आपको एग्जाम्पल में, तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा।
फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है, समझना है। अब हम बात करते हैं आगे कुछ ऐसी कंडीशंस की जिनका उपयोग भी किया जाता है। ध्यान रखोगे आप, मैं देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बता रहा हूँ, तो कुछ बातें हैं ध्यान रखनी है। नंबर एक, हैबिचुअल एक्टिविटी ध्यान रखोगे आप। हैबिचुअल एक्टिविटी का मतलब होता है जैसे कोई आदत होती है, कोई आदतन क्रिया। अब आदत का मतलब होता है जैसे हम कोई कार्य बार बार करते हैं। जैसे मैं रोजाना सुबह अखबार पढ़ता हूँ, तो आप रोजाना सुबह अखबार पढ़ते हो। अखबार पढ़ने का काम एक बार नहीं करते, आप बार बार करते हो। तो कार्य का जब दोहराव होता है तो उसे हम कहते हैं हैबिचुअल एक्टिविटी। ठीक है, आदतन कोई कार्य होता है। अब उसमें देखिए कुछ शब्दों का उपयोग होता है। हालांकि देखिए ये जो शब्द है ना, ये कहलाते हैं एडवर्ब, क्रिया विशेषण, क्योंकि इसका इनका संबंध किससे होता है या इनका प्रभाव किससे पड़ता है, क्रिया पे पड़ता है। ठीक है, फिलहाल आप ध्यान रखोगे, आप आगे मैं क्लियर कर दूंगा। अब देखिए कुछ वर्ड है जैसे ओफन, OFTEN। यहाँ पर देखिए टी का उच्चारण नहीं होता है, यहाँ पर टी इज ए साइलेंट लेटर, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ओफन बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्राय बोलते हैं। मतलब कि ऑलवेज है, क्या बोलेंगे इसको, हमेशा। रेयरली यानी बहुत ही कम। एवरी, एवरी के साथ में देखिए, एवरी बहुत अच्छा शब्द है। एवरी के साथ में हम जैसे वीक है, डे है, मंथ है, ईयर है, नाइट है, इनका उपयोग होता है। और देखिए इसके साथ साथ देखिए और भी है, जैसे समटाइम्स, ओकेजनली। ओकेजन मतलब होता है जैसे अवसरी रूप में, जैसे किसी काम करने का अवसर मिलता है ना, अवसर में। इनमें किसका उपयोग होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में इनका उपयोग होगा, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के सेंटेंस में इन शब्दों का उपयोग होता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम बात करते हैं। अगला पॉइंट की, अगला पॉइंट लिखा हुआ है मेरे ख्याल से यूनिवर्सल ट्रूथ का ध्यान रखोगे आप। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ये होता है कि जैसे एक सेंटेंस लिखूंगा मैं यहाँ पर, देखिए द सन राइजेस, RISES, राइजेस इन द ईस्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि सूर्य पूर्व में उगता है, ये बात सत्य है, तो इसे कहेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। अब देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ में किसका उपयोग हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग हो रहा है। और इसी प्रकार न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है उसमें भी इसका उपयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने मेन पॉइंट्स को यहाँ पर कवर किया है। आप इनका भी ध्यान रख लोगे तो आपका जो टेंस है वो बढ़िया हो जाएगा, आप मिस्टेक नहीं करोगे। ठीक है, अब अगली क्लास में पढ़ेंगे इस टेंस से संबंधित एग्जाम्पल्स के बारे में। एग्जाम्पल को सोल्व करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम मिलते हैं अगली क्लास में।